चलिए देखिए, आज एक हम जो नया जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, और उसी से रिलेटेड जो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, यानी जो कंपनी जो स्थापित हो चुकी थी, कंपनी यानी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में स्थापित हो चुकी थी, तो धीरे धीरे कंपनी राजनीतिक में भी, यानी पहले तो प्रशासनिक तरीके से कंपनी आई, फिर राजनीतिक तरीके से भारत में वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। कई युद्ध हुए, 1757 का युद्ध, 1764 का युद्ध। इन युद्धों में कंपनी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, क्योंकि युद्ध क्या देता है? अशांति और आर्थिक रूप से क्षति। ठीक है, तो इन्हीं आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से जब कमजोर हो गई कंपनी, तो कंपनी के पास कोई चारा बचा ही नहीं। यानी जो 1600 में कंपनी आई थी, पूरी आर्थिक तरीके से, ठीक है, इसके लोग इतने पैसे कमाना शुरू कर दिए कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि अब इस पे शिकंजा कसना जरूरी है। इसी बीच क्या होता है कि कंपनी की जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तो कंपनी खुद ब्रिटिश सरकार के पास जाती है और कहती है कि भाई हमें कुछ पैसे की जरूरत है कर्ज के रूप में, और ब्रिटिश सरकार यही चाह रही थी कि वो आए और फिर हम उस पर शिकंजा कसे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भी बोली कि ठीक है भाई, आप प्रशासन तरीके से ही काम कीजिए, राजनीतिक तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक तरीके से काम हम करेंगे। ठीक है, और उसी के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, यानी इसीलिए इसका नाम रेगुलेट पड़ा, यानी रेगुलेटिंग पड़ा, यानी उसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। ठीक है, और पहली बार कंपनी में जो भी लोग काम करते थे, यानी एक निजी व्यापार के तौर पे, यानी कारण क्या था? यहां से कमाते थे फिर वहां चले जाते थे, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लगता था कि भाई आखिर ये लोग इतने पैसे कहां से कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें इन्वॉल्व कौन हो गया? ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, और इसी के तहत उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, कंपनी को दिया गया कि ठीक है, आप राजनीतिक और प्रशासनिक काम करेंगे, ठीक है, लेकिन आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। उसके तहत क्या किया गया भाई? कंपनी को फिर अलग तरीके से हैंडल करने के लिए कि जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, जो पहले गवर्नर हुआ करते थे, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल क्यों? क्योंकि बंगाल एक मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बंगाल के जैसे ही गवर्नर जनरल के रूप में ये किया जाता है, तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स नाम याद रखिएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के साथ साथ आपका आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1813 से शुरू होता है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। इसी बीच कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में कर दी जाती है। यह भी किस एक्ट के तहत? तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, और इसमें जो अन्य न्यायाधीश थे लिमेंस्टर, हाइड और चैम्बर्स। आगे देखेंगे। अब जो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो घटनाएं घटी, कह सकते हैं कि हम लोग घटना बोलेंगे, ब्रिटिश वाले इसको कार्य के रूप में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो यानी इसके रीजन में, यानी किनके रीजन में? वारेन हेस्टिंग्स के रीजन में, इसके बीच 1774 से लेकर 1785 के बीच जो काम हुए, उनके अकॉर्डिंग, हम लोगों के अनुसार जो घटनाएं घटी, उसको एक बार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 1774 में रूहेला का युद्ध किया गया। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद 1781 ईस्वी में मदरसे की स्थापना कर कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रूप देने का स्वरूप प्रदान किया गया। जैसे इन लोगों की मंशा शुरू से ही थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और उसी आधार पे आगे चलकर कर्जन ने 1905 में दिखा भी दिया, बंगाल विभाजन करके। आगे इन्होंने क्या किया कि राजकोषीय कोषागार की स्थापना मुर्शिदाबाद में इन्होंने किया, क्योंकि राजकोषीय कोषागार की स्थापना करने का उद्देश्य था कि एक अलग तरीके से टैक्स को कलेक्ट करना, क्योंकि मुगलों के समय तक जो हमारी जो स्थिति थी, जमींदारों की स्थिति थी, वो अलग थी,
लेकिन अंग्रेजों के समय जो जमींदारों की स्थिति थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। आगे देख लेंगे 1775 से लेकर 1785 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था प्रथम आंग्ल मराठा वार। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया वो 1785 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति सालाबाई की संधि के द्वारा होती है। यानी सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी जो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा जाता है उसकी समाप्ति होती है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया वो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़ा गया। एक और आगे क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर वार। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर वार ये 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया और द्वितीय जो आंग्ल मैसूर वार जो था वो अलग तरीके से, क्योंकि यहीं से टीपू सुल्तान की ये शुरू होती है, क्योंकि टीपू सुल्तान के पहले हैदर अली फिर 1781 में लगभग उसकी मारा जाता है, मृत्यु होती है। तो उसके बाद जो टीपू सुल्तान आता है वो इस युद्ध को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर वार यानी युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की जो संधि होती है उसके तहत समाप्त होती है। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे द्वितीय लिखे हैं क्योंकि इसमें 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर वार, द्वितीय आंग्ल मैसूर वार, तृतीय आंग्ल मैसूर वार और चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार। तो उसको भी हम तुरंत कंप्लीट अभी कर दे रहे हैं क्योंकि देखिए पहला जो आंग्ल मैसूर वार जो लड़ा गया वो 1767 से लेकर 1767 से लेकर 1769 के बीच लड़ा गया और 1769 में मद्रास की संधि के तहत उसकी समाप्ति होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर वार जो लड़ा जाता है वो 1780 से लेकर 1784 के बीच लड़ा जाता है और उसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि के तहत 1784 ईस्वी में होती है। तृतीय आंग्ल जो मैसूर वार जो होता है वो 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा जाता है। ठीक है, और उसकी समाप्ति जो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत होती है। लेकिन जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार होता है 1799 ईस्वी में वो बिना किसी संधि के तहत, इसलिए कि संधि 2 के बीच होती है और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है? तो 1799 ईस्वी में जो चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर वार जो होता है उसी में टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो ये मैसूर वार को भी हम लोग एक साथ शामिल कर लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स, अब बार बार हम बोलते हैं, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1774 से 1785। ठीक है, ये एक्ट ध्यान रखेंगे, ये 1773 का एक्ट के तहत आया। ठीक है, और दूसरा चीज इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कि कहा जाता है कि ऐसा प्रथम गवर्नर यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या पूरे भारत का हम लोग देख लेंगे जिस पर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट एक अलग तरीके से, यानी कहा जाता है कि एक भारतीयों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये किया गया कि इन पे भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई क्या होती है? 10 सालों तक, 11 सालों तक चलता है और फिर इसको बरी कर दिए जाते हैं, यानी उनको रिलीज कर दिया जाता है कि भाई इन पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिशों ने अपना शासन प्रारंभ किया। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए, हम 2 मिनट में इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप, क्योंकि जो 1600 में कंपनी जो स्थापित हो चुकी थी, कंपनी की स्थिति काफी कमजोर हो गई। कंपनी जब सरकार के पास जाती है, कंपनी को पूरी तरह से सरकार एक कह सकते हैं कि हाईजेक कर लेती है और उसके बाद अपने अनुसार ब्रिटिश वाले भारत में शासन प्रारंभ कर देते हैं। और उसी के तहत 1773 में एक एक्ट आता है जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773।